हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, इंडिया के अंदर सस्ती होने वाली है हार्ले डेविडसन। 0% ड्यूटी की यहाँ पे बात करी जा रही है। जो यूएस इंडिया की ट्रेड डील साइन हुई है उसके अंदर ये होने वाला है। अभी के टाइम पे हार्ले डेविडसन के ऊपर अगर मैं 800 सीसी से 1600 सीसी के इंजन की बात करके चलूं, 44% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, जहां पर 40% बेसिक था और 4% सरचार्ज था, और अब वो जीरो हो जाएगा। मतलब बहुत ही सस्ती होने वाली है। अगर आप हार्ले डेविडसन लेने वाले हो तो वेट कर लो भाई, मार्च तक मोस्ट प्रोबेबली, या मान लो अप्रैल तक मैक्सिमम ये चीजें हमको लागू होती हुई दिखाई देगी इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये जितने भी ड्यूटी रिलैक्सेशन है, चाहे यूरोपियन यूनियन वाला है चाहे ये यूएस वाला हो रहा है, ये सारे के सारे जो मेक इन इंडिया वाले व्हीकल्स है उनके ऊपर नहीं है, उनके ऊपर ऑलरेडी ड्यूटी कम हो रखी है। तो अगर हार्ले डेविडसन की बात करके चलूं तो जो स्ट्रीट 750 है, आयरन 883 है, वो बहुत ही खतरनाक लेवल पे सस्ता होता हुआ हमको दिखाई देगी। इसके अलावा जो हाई एंड गाड़ियां है ना, वो भी सस्ती होने वाली है, यूएस से इंडिया के अंदर आएगी। 30% ड्यूटी उस पर भी कर दी गई है। यहाँ पर ईवीज को एलिमिनेट किया गया, मतलब टेस्ला को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली। बाकी देखा जाए पिछले 9 महीने के अंदर हार्ले डेविडसन मात्र 97 यूनिट्स ही बिकी है। और कहीं ना कहीं ये जो अफोर्डेबिलिटी आएगी, बल्क सेल आने वाली है भाई। ये नंबर डबल से भी ज्यादा हो सकते हैं। बाकी इंडिया के अंदर 12 फरवरी को फार्मर प्रोटेस्ट होने वाला है, जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील हुई है उसके अगेंस्ट। तो 12 फरवरी को भारत बंद हमको देखने को मिलेगा। इनका कहना है जीरो टैरिफ जो मेज, वीट, सोयाबीन ऑयल, इथेनॉल वगैरह पे कर दिया है, इसकी वजह से फार्मर्स को बहुत नुकसान होने वाला है। हमने कल ही न्यूज में बात करी थी, पीयूष गोयल जी ने बोला है कि जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है वो नहीं आ रही है। आप कल वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने पूरा बता रखा है किसके ऊपर रिलैक्सेशन है, किसके ऊपर नहीं है। मुझे सोयाबीन ऑयल मतलब मध्य प्रदेश वाली बेल्ट पे लग रहा था प्रॉब्लम आएगी, बट यहाँ पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वहां के भी फ्रूट ग्रोअर्स प्रोटेस्ट के अंदर आ रहे हैं। मतलब सेब के चक्कर में हो रहा है सारा का सारा सीन कि सेब इंडिया के अंदर यूएस वाला 80 रुपए में आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। बाकी कल गोल्ड और सिल्वर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 12% उनके एटीएस बढ़ते हुए दिखाई दिए। आज भी लग रहा है कि ऊपर रहेगा, क्योंकि अगर मैं अभी की बात करके चलूं, जब मैं न्यूज शूट कर रहा हूं, इस टाइप पे 4-5% ऊपर है सिल्वर। तो मोस्ट प्रोबेबली कल अच्छा हाल ही रहने वाला है। बाकी मैं एडिटर को कहूंगा कि जिस टाइम पे न्यूज एडिट हो रही है, नॉर्मली ये न्यूज सुबह एडिट होती है, तो मैं उनको कहूंगा कि एक स्क्रीनशॉट लगा देंगे करंट प्राइस का, ताकि आप एस्टिमेशन लगा पाओ इंडिया का मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बाकी सिल्वर 62% आईआर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, गोल्ड को आउट परफॉर्म कर दिया है इसने। बट कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। ये गोल्ड सिल्वर ऐसी एसेट्स थी जिसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती थी, बट ये तो क्रिप्टो जैसा हाल कर रही है पिछले कुछ टाइम से। बाकी मैं वीडियो में पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। बाकी अगर इंडियन मार्केट्स की बात करके चले तो जो DIIs है वो फॉरेन इन्वेस्टर से आगे निकल गए हैं। निफ्टी 50 की ओनरशिप की बात करके चले तो ऐसा मोतीलाल ओसवाल के डेटा से निकल के आया है, और ये Q4 ऑफ 2025 का डेटा है। उनके हिसाब से DIIs 24.8% पे है, FIIs 24.3% के ऊपर है। इसका बहुत बड़ा रीजन है SIPs। जो SIP से इन्वेस्टमेंट हो रही है, उस चक्कर में इंडियन होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इस चक्कर में शायद मार्केट टिकी हुई है। अगर पिछले कुछ टाइम से देखोगे, ग्लोबल इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, वॉर हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट हमारी मार्केट थोड़ी स्टेबल ही थी। FIIs छोड़ के जा रहे हैं इंडिया से, फिर भी मार्केट स्टेबल थी, क्योंकि SIPs लोग डाल रहे थे। इंडिया के जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने मार्केट बचा रखी थी। बाकी इंडेक्स की बात चल रही है, ओवरऑल लेवल पे तो मार्केट नीचे ही गई है। अगर मैं FIIs की बात करके चलूँ तो फरवरी के पहले वीक के अंदर ये पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए, 8100 करोड़ पॉजिटिव है। पिछले 3 महीने से नेगेटिव दिखाई दे रहा था FIIs, अब बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इंडिया यूएस की ट्रेड डील के चक्कर में ये चीज देखने को मिल रही है? क्या ये एक पॉजिटिव साइन है इंडियन इकोनॉमी के लिए? बाकी मूडी ने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की GDP 6.4% से बढ़ने वाली है फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर। उनके हिसाब से सब कुछ अच्छा चल रहा है, बैंक्स अच्छे तरीके से चल रहे हैं, बैंक्स के पास में हेल्दी कैपिटल रिजर्व पड़ा है, डोमेस्टिक डिमांड अच्छी दिखाई दे रही है, हाउस होल्ड कंजम्पशन अच्छी है, प्राइवेट केपेक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उनके हिसाब से ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, इस चक्कर में अच्छी प्रोडक्शन करी है। बाकी पीयूष गोयल जी ने एक और क्लियरिटी दी है, उन्होंने बोला है ई-कॉमर्स कंपनीज इस डील का पार्ट नहीं है, जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील हुई है। इसका मतलब उनको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। क्या दिस ऑल्सो इंक्लूड, जो कल मैंने बताया था कि जो टैक्स के नॉर्म्स बना रखे हैं वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। मेरे हिसाब से ई-कॉमर्स के ऊपर FDI नॉर्म्स की बात करी होगी कि FDI की जो रिस्ट्रिक्शंस है इंडिया के अंदर वो बरकरार रहेगी।
लेट्स सी प्रेडेटरी प्राइसिंग अलाउ होगी या नहीं होगी, क्या टैक्स इंडिया से बाहर ले जाना अलाउड होगा या नहीं होगा, पता नहीं। बाकी इंडियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा है एयरलाइंस को कि भाई आप इंडियन सीईओस रखो ताकि बेटर कनेक्शन बन पाए डोमेस्टिक पैसेंजर्स के साथ में, स्टेक होल्डर्स के साथ में, क्योंकि ये सेक्टर बहुत ज्यादा एक्सपैंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एयर इंडिया के सीईओ बाहर के, इंडिगो के बाहर के, इस चक्कर में ही ऐसा किया जा रहा है। और वो इंडिगो को जो कलेश हुआ था वो होना ही था। तो कहीं ना कहीं ये नहीं कहा कि कर को ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, एक बस बोला है कि कर लो भाई तो बढ़िया है, अच्छा है। बाकी चाइना ने अपने बैंक्स को बोला है नई यूएस ट्रेजरीज मत खरीदो भाई, मतलब डी डॉलराइजेशन होने वाला उनके हिसाब से, यूएस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, यूएस की इकोनॉमी खत्म करो, ये करो वो करो। क्या हम उस टाइम पे आ रहे हैं जहां पर यूएस का डाउनफॉल आएगा और एक इकोनॉमी सुपर पावर बनती हुई दिखाई देगी? ऐसा ही हुआ है अभी तक इतिहास के अंदर। कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ ही सालों के अंदर जो टॉप सुपर पावर होती है वो खत्म हो जाती है। चाइना पिछले 9 महीने से यूएस ट्रेजरीज को कट कर रहा है, युआन को इंटरनेशनली चलाने की कोशिश कर रहा है। बाकी चाइना के जो आईटी एक्सपोर्ट है वो $33 बिलियन को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। यहाँ पे अलीबाबा लीड कर रहा है, फिर टेंसेंट है, फिर बाइट डांस है। यूएस ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, डेटा सेंटर्स नहीं बनने दूंगा, ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा, उसके बावजूद भी बढ़िया एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं इनके। तो मतलब चाइना इज डूइंग गुड। इसके अलावा ताइवान ने जो यूएस की डिमांड थी कि उनके सेमीकंडक्टर की जो प्रोडक्शन है उसका 40% यूएस में शिफ्ट कर दिया जाए, वो रिजेक्ट कर दिए। अब देखो कहानी क्या है, चाइना के बहुत ही पास ताइवान है, ताइवान अपने आप को अलग कंट्री कहता है, चाइना कहता है ये हमारा है। यूएस को डर लगता है कि भाई अगर सारा सेमीकंडक्टर की पावर चाइना के पास ही अगर आ गई, कल को चाइना ने अटैक कर दिया, कुछ भी कर दिया और सारी पावर उधर आ गई, तो ग्लोबली हमको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि मानो या ना मानो यूएस भी सेमीकंडक्टर्स के ऊपर ही चल रहा है, चाहे आप उनकी एआई कंपनी ले लो, कुछ भी ले लो। तो कहीं ना कहीं चाइना के पास एक सुपर एज आ जाएगा। इस चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, बट ताइवान वालों ने मना कर दिया। दिस शोज भाई ताइवान वाले मना कर रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि ताइवान के सपोर्ट में यूएस बैठा है, मतलब जियोपॉलिटिकल लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो ताइवान को जो बोलेगा वो तो हो जाना चाहिए, और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला दिस इज नॉट पॉसिबल भाई, डेकेड्स लग गए हमको ये ऐसे करने में, तो इतनी जल्दी तो हम कर नहीं सकते। अगर इंडियन स्टार्टअप्स की बात करके चले तो चायोस के रिजल्ट निकल के आए हैं। 25 करोड़ का लॉस किया उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। यहाँ पर अगर देखोगे इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू बड़ा है, एक्सपेंसेस भी बढ़ाए गए उसके पीछे, बट कहीं ना कहीं लॉसेस कंट्रोल होते हुए दिखाई दिए, जो कि एक अच्छी चीज है। चायोस को भी बहुत टाइम हो गया भाई, और मुझे पर्सनली अच्छा लगता है ब्रांड, मतलब ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। जिस तरीके से अपनी पोजीशनिंग करी है, चाय को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने की कोशिश करी जा रही है, सब कुछ मुझे बढ़िया लगता है अगर सही बताऊं तो। मतलब अब तो बहुत सारी कंपनीज आ गई, पर ये टू अर्ली ऑफ स्टारबक्स थे, मतलब स्टारबक्स ऑफ इंडिया थे चाय के अंदर, मुझे पर्सनली ऐसा लगता था। अब कहीं ना कहीं प्रॉफिट की तरफ भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आज के टाइम पे। अच्छी बात यह है इनका एबिटा मार्जिन 11.85% पे जाता हुआ दिखाई दिया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आरओसी अभी भी नेगेटिव है, -3.72% का है। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि भाई इनके कैश और बैंक बैलेंसेस कम हो गए, इस चक्कर में भी थोड़ा कम हुआ होगा, पर कहीं ना कहीं ओवरऑल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम ड्रीम 11 की बात करके चले तो उन्होंने 479 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। यहाँ पे भी अगर आप टेबल देखोगे भाई एकदम कायाकल्प हो गया बिजनेस का। बहुत बढ़िया ब्रांड चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई रियल मनी गेमिंग बंद है। गवर्नमेंट के मतलब क्रिकेट टूर्नामेंट्स को भी स्पॉन्सर किया जा रहा था, इतना टाइम से गवर्नमेंट चलने दे रही थी, पर अचानक उन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने मार्केटिंग सब कुछ कर रखी थी, अब कमाने का टाइम आने वाला था। कमा तो रहे थे वैसे, प्रॉफिटेबल पहले भी थे, उसके बाद भाई यही हाल हुआ है। अगर आप देखोगे इनका जो एबिटा मार्जिन है वो नेगेटिव में चला गया, पहले 18.46% पे था, अब वो -4.29% पे आ गया। आरओसी पहले 27.54% पे था, अब वो -6.51% पे आ गया है। ऑल्दो कैश और बैंक बैलेंसेस इनके पास में अभी बहुत ज्यादा है, करंट एसेट भी बहुत ज्यादा है, तो एज इन कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो ना पहले तो प्रॉफिट अच्छा खासा कमा ही रहे थे ना, अब अगर लॉस रिपोर्ट किया है तो उसको कहीं ना कहीं घुमा के बिजनेस को प्रॉफिटेबल ले ही आएंगे। बाकी वोडाफोन आइडिया की बात करके चले तो कुमार बिरला जी ने वोडाफोन आइडिया के शेयर्स खरीद लिए, बायबैक किए, और अच्छी क्वांटिटी में किया ओपन मार्केट से। 4,09,00,000 वोडाफोन आइडिया के शेयर्स खरीदे उन्होंने, एवरेज 11.13 रुपीज पर शेयर के ऊपर खरीदा गया है। तो इनकी होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिस मीन्स
प्रमोटर्स को लग रहा है कि कंपनी इज डूइंग गुड, बेटर होती हुई दिखाई देगी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है और ये पॉजिटिव साइन होता है हमेशा। बाकी एसबीआई इंडिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल बैंक बन गया है। अगर मार्केट कैप्स की बात करके चले, नंबर 1 पे तो भाई एचडीएफसी बैठा है। इनका भी प्रॉफिट 24% ईयर ऑन ईयर ग्रो करता हुआ दिखाई दिया, एक्सपेक्टेशंस को दबा के बीट किया है इन्होंने। इस चक्कर में भाई ग्रोथ तो दिखनी ही थी। इसके अलावा आइकिया की बात करके चले तो इंडिया के अंदर 20,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्टोर्स को बढ़ाया जाएगा। आने वाले 5 सालों के अंदर ये 30 स्टोर्स तक पहुंच जाएंगे, जो करेंटली 6 के ऊपर है। मतलब 6 स्टोर से 30 स्टोर पे जाएगी। कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है इंडिया का माइंडसेट बदल रहा है आइका को लेके। देखो, अगर मैं अपने पापा की बात करके चलूँ तो उनको फर्नीचर ऐसा चाहिए था कि एक बार लो 10,000 साल तक चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पुश्ते खाएगी ये कहेगी। आज की जनरेशन कहती है भाई हमारे लिए ट्रेंडी व्रेंडी ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को फर्नीचर लेना है 3-4 साल बाद हम खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं आइकिया इसलिए लोग एब्जॉर्ब नहीं कर रहे थे इंडिया के अंदर जब नया आया था, कि भाई ऐसी ब्रांड है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं, असेंबल करके प्रोडक्ट बेचते हैं, ठोस लकड़ी नहीं होती है, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। और कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम से एडॉप्शन आया है लोगों का, खाली आइकिया में नहीं, ओवरऑल ये जो असेंबली वाले फर्नीचर्स होते हैं और जो मॉडर्न डिजाइनर फर्नीचर्स आ रहे हैं उसकी तरफ लोग जा रहे हैं। बाय द वे आइकिया ने एक कैंपेन भी किया था बहुत साल पहले ना, जहाँ पर प्रूफ किया था कि भाई हम लो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। और कहीं ना एमडीएफ वगैरह को लोग अच्छा नहीं मानते। मानना भी नहीं चाहिए, दीमक जल्दी लग सकती है उसके अंदर, बट अगर उसको प्रोसेस कर दिया जाए तो बच भी सकता है। बाकी स्विगी अपनी हैंडलिंग फीस वापसी ले आया है भाई, बीच में बंद किया था, प्रमोशनल ऑफर निकाला था बेसिकली, अब वापसी ले आया है भाई। कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना है, कहीं ना कहीं जो क्विक कॉमर्स से बर्न किया जा रहा है उसके लिए पैसा तो चाहिए, तो उसी की कोशिश करी जा रही है। पर कहीं ना कहीं लगता है मुझे डिलीवरी वाला बिजनेस के ऊपर इतनी ज़्यादा फीस वगैरह लगने लग गई है ना, ऑल्टरनेट आने वाला है कोई बढ़िया। बाकी ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो उन्होंने अपनी ऑफिस स्पेस को कम किया है, क्योंकि भाई गाड़ियां नहीं बिक रही है, खर्चे कम करे जा रहे हैं। मतलब मैं इसको बुरा साइन नहीं कहूंगा, अगर कंपनी रियलाइज कर रही है कि हमारा हाल बुरा चल रहा है, जिस चक्कर में डाउन साइज किया है उन्होंने, मतलब लोगों को निकाला है और अब अपने एरिया को भी कम किया जा रहा है, प्रीमियम लोकेशन छोड़ी जा रही है। मतलब आप ये नहीं हो कि भाई एकदम ही सुपरफिशियल दुनिया में जी रहे हो, जो कि मुझे पहले लगता था। बाकी इंडिया के टी एक्सपोर्ट्स की बात करके चले तो वो 2025 के अंदर ऑल टाइम हाई जाते हुए दिखाई दिया भाई। कहीं ना कहीं ये कैटेगरी जो ग्रो हो रही है ना भाई, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैं पता नहीं कब से बोल रहा हूँ ये वाली बात, मेरे पास एक क्लाइंट आया था बहुत पहला, अब तो ठीक अच्छा काम कर रहा है वो, बहुत पहले मेरे पास क्लाइंट आया था, हमने उसको सेटअप किया पूरा पूरा ना, ये मान के चलो लेबल, पैकेजिंग, ब्रांड, सब कुछ, स्टोरी वोरी सब कुछ हमने सेटअप किया है। और मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है भाई। बाकी मार्केट की बात करके चले तो सेंसेक्स 500 पॉइंट्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, मिड कैप स्मॉल कैप भी बढ़ते हुए दिखाई दिए। अगर ओवरऑल देखोगे तो एसबीआई देखो भाई कहाँ भागा है भाई, और यही उम्मीद थी, जिस तरीके से इनके रिजल्ट्स निकल के आए थे इनको भागना तो भाई जरूरी था। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।